हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है ऋषभ देवानंद। तो चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल पढ़ रहे थे। परमेबिलिटी नहीं, सीपेज पढ़ रहे थे ना, स्ट्रेस सीपेज एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो सीपेज एनालिसिस में हम लोग आगे एक दो टॉपिक और बचे थे, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर स्ट्रेस इन सॉइल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन होमोजेनियस सॉइल में हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रीम लाइन है वो कैसे डिफ्लेक्ट होता है। तो उस टॉपिक का नाम हम लोग लिख सकते हैं फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनियस सॉइल। फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनस, ठीक है। फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनस सॉइल देखते हैं। इसको कैसे देखेंगे? जैसे कि आपका ये आपका क्या हो गया, दो सॉइल हो गया, अलग अलग सॉइल हो गए। ये सॉइल 1 हो गया और ये सॉइल 2 हो गया। दो अलग अलग सॉइल है, ये इंटरफेस है सॉइल का। तो एट द इंटरफेस ऑफ सॉइल, जब दो अलग अलग सॉइल या फिर दो डिसिमिलर सॉइल हो, तो जब फ्लो लाइन जो आता है, फ्लो लाइन मतलब समझ गए ना, फ्लो लाइन मतलब स्ट्रीम लाइन हम लोग पढ़े थे, स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन डिफ्लेक्ट हो जाता है, इस चीज को याद रखना। जैसे कि ये आपका स्ट्रीम लाइन आ रहा है ऐसा, ठीक, इधर आया तो क्या हो गया, इधर डिफ्लेक्ट हो गया मान लो, ठीक है। इधर आने के बाद ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, सॉइल 2 हो गया। ये इसका नॉर्मल हो गया, इसको मैं नॉर्मल अगर मैं मान लूं, ठीक। इस इंटरफेस ऑफ द सॉइल का ये नॉर्मल हो गया, ये स्ट्रीम लाइन हो गया या फिर फ्लो लाइन हो गया, ये अल्फा 1 एंगल हो गया और ये अल्फा 2 एंगल हो गया, ठीक। तो अपने को क्या चीज याद रखना है, दो चीजें याद रखना है कि अगर दो अलग अलग सॉइल होंगे तो उसके इंटरफेस में जो फ्लो लाइन होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसी बेसिस पे एक फॉर्मुला याद रखना है। अगर मैं इस सॉइल की परमेबिलिटी K1 मान लूं और इस सॉइल की परमेबिलिटी K2 मान लूं, तो ठीक है, तो आपको याद रखना है K1/K2 इज इक्वल टू 10 अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 10 अल्फा 2। ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, जो नॉर्मल के साथ जो फ्लो लाइन है वो जो एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द नॉर्मल एंड द फ्लो लाइन, ठीक है। यहाँ पर अल्फा 2, यहाँ पर अल्फा 1, 10 अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 10 अल्फा 2, इसको याद रखना। हो गया, बस इतना ही है इसमें। तो जो दो नॉन होमोजेनियस सॉइल रहेंगे, दो डिसिमिलर सॉइल रहेंगे, और उसमें से अगर कोई फ्लो लाइन आ रहा है तो इंटरफेस ऑफ द टू सॉइल में क्या हो जाएगा, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा फ्लो लाइन। उसके बाद फिर अगला टॉपिक एग्जिट ग्रेडियंट पढ़ते हैं। एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है? कुछ नहीं, ये एक प्रकार का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट द डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम साइड का वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको समझते हैं, ये मेरे पास क्या हो गया, कुछ ऐसा टाइप का, ये डैम हो गया है ना, ये डैम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, पानी भरा हुआ। ये फ्लो का डायरेक्शन है। हम लोग जानते हैं कि फ्लो के डायरेक्शन में ही आपका सीपेज ऑकर होता है। तो इधर से मान लेते हैं यहाँ कहीं से आपका एग्जिट ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। एग्जिट ग्रेडियंट मतलब पानी का फ्लो के डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाना और डिफ्लेक्ट होके ऐसा सीप करना, सीपेज आना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका फ्लो लाइन इधर बन रहा है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा आपका, क्या पढ़ते हैं अपन, ये फ्लो लाइन होता है और ये फाई लाइन होता है या फिर इक्विपोटेंशियल लाइन। तो आपको क्या समझना है, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है? जब फ्लो जो है, ठीक है ना, फ्लो ऑफ वाटर डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है ना, एग्जिट कर जाए कहीं पर से, तो वहां पर एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये एग्जिट ग्रेडियंट हो गया। तो एग्जिट ग्रेडियंट इज अ कॉज ऑफ पाइपिंग फेल्यूर। तो एग्जिट ग्रेडियंट के कारण क्या हो सकता है, पाइपिंग फेल्यूर हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है ये पानी इधर फ्लो हो और इधर फ्लो होकर इधर कर दे, ठीक है, ऐसा आपका क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। तो यहाँ पर का पूरा सॉइल ही क्या हो जाएगा आपका, सेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ लूज हो जाएगा और जिसके कारण क्या हो सकता है, आपका पूरा डेम ही क्या हो सकता है, कोलेप्स हो सकता है। तो इस प्रकार के फेल्यूर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइपिंग फेल्यूर बोलते हैं। तो पाइपिंग फेल्यूर किसके कारण डेवलप होता है बोलोगे, तो एग्जिट ग्रेडियंट के कारण डेवलप होता है। मैं क्या बोला, एग्जिट ग्रेडियंट इज अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, विच इज डेवलप्ड इन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है ना। इधर डाउन स्ट्रीम साइड में आपका डेवलप हो रहा है और यहीं पर से पानी क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है, सीप कर रहा है, सीपेज आ रहा है, आया समझ में, और इधर नीचे चल दे रहा है। और ये जब इस साइड के पानी से मिल जाएगा तो आपका पाइपिंग फेल्यूर क्रिएट होगा। तो एग्जिट ग्रेडियंट का एक फॉर्मुला हो जाएगा आपका हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है ना। तो इसी को अपन क्रिप लेंथ भी बोल सकते हैं। ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ पर जो होगा, जितना आपका हेड होगा, इधर आते आते हेड क्या हो जाएगा, थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर से यहाँ तक में जितना हेड लॉस हुआ वो ये है, और ये क्या है, लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है। तो दोनों के रेशियो को ही हम लोग एग्जिट ग्रेडियंट बोल रहे हैं। आगे समझ में आया कि नहीं? तो लिख लेना, एग्जिट ग्रेडियंट होता क्या है, क्या लिखोगे, एग्जिट ग्रेडियंट, इट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट डाउन स्ट्रीम ऑफ द फ्लो लाइन। इट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट द डाउन स्ट्रीम, इट इज द हाइड्रोलिक gradient at the downstream of the flow line, ठीक, at which the percolating water leaves the soil mass। इसको मिटा देना ना, at which percolating water leaves its soil mass। मतलब समझ में आया, इट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यहाँ पे समझ में आ गया, ये एक प्रकार का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट डाउन स्ट्रीम ऑफ द साइड, डाउन स्ट्रीम ऑफ द फ्लो लाइन में मैं बोला, ठीक है, एट मींस परकोलेटिंग वाटर, परकोलेट कर गया वाटर, परकोलेट कर गया, और परकोलेट करने के बाद सॉइल मास जो था
उसको क्या कर दिया आपका, लीव द सॉइल मास, मतलब कि वाटर लीव द सॉइल मास, जो सॉइल मास था उसमें क्या कर दिया, परकोलेट कर दिया, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं, डेल एस डिवाइडेड बाई चेंज इन, इसको ना हेड लॉस की जगह क्या लिख सकते हो, चेंज इन हेड भी लिख सकते हैं। चेंज इन हेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। लेंथ हम लोग देखें, जो आपका जो पूरा लेंथ आ रहा था निकल के, वो लेंथ हो गया। अगर लिखना चाहो एल क्या है, तो लेंथ ऑफ दी लास्ट फ्लो फील्ड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, लेंथ ऑफ दी लास्ट फ्लो फील्ड एट द डाउन स्ट्रीम साइड। लेंथ ऑफ दी फ्लो फील्ड है ना, ये फ्लो फील्ड जो पूरा बना था, तो ये क्या हो गया, एल क्या है, लेंथ ऑफ दी फ्लो फील्ड, ठीक है ना, एट द डाउन स्ट्रीम साइड। तो ये लेंथ ऑफ दी फ्लो फील्ड है आपका, ठीक है। चेंज इन हेड हो गया, लिख दिए इतना। ठीक है, तो एग्जिट ग्रेडियंट के कारण पाइपिंग फेल्योर डेवलप हो रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एग्जिट ग्रेडियंट के कारण पाइपिंग फेल्योर डेवलप हो रहा है, तो हम लोग करते क्या है कि डाउन स्ट्रीम साइड में हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, सीड पाइल वॉल प्रोवाइड कर देते हैं, सीड पाइल वॉल। अब ये क्या करता है, तो यहाँ पर से अगर मान लो सीप कर गया, परकोलेट कर गया, तो अब इसका लेंथ बढ़ जाएगा। जो पहले क्या हो जा रहा था, इधर जाके मिल जा रहा था, उस वाले साइड से जो मिल जा रहा था आपका, जो स्ट्रीम लाइन में मिल जा रहा था और पाइपिंग फेल्योर डेवलप कर रहा था, अब नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सीड पाइल वॉल क्या कर दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है। अब ये इधर नहीं जा पाएगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, जो कि पाइपिंग फेल्योर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सीड पाइल वॉल प्रोवाइड करते हैं। टू रिड्यूस द एग्जिट ग्रेडियंट वी प्रोवाइड द सीड पाइल वॉल ऑन डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, सीड पाइल वॉल प्रोवाइड कर देते हैं। हो गया, एग्जिट ग्रेडियंट समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं, देखो ये अपने पास फिर से डैम है, इधर से जब पानी आएगा, ठीक, इधर से जब ये मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम साइड है, ये डाउन स्ट्रीम सॉरी ये अप स्ट्रीम साइड है मान लेते हैं, अप स्ट्रीम साइड से जब पानी इस तरफ आएगा स्प्रे करके, या फिर यहाँ पर से गेट होगा, तो गेट के थ्रू जब इधर से पानी आएगा, तो इधर क्या होता है आपका, यहाँ पर अटैक करता है, इस एरिया में अटैक करेगा, करेगा, और इस एरिया को क्या करेगा, वो थोड़ा सा डिप्रेस कर देगा, मतलब कि यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, जिससे वो क्या कर देगा, सॉइल मास को लेते हुए चल देगा, और यहाँ पर से एग्जिट ग्रेडियंट आने का संभावना रहता है, यहाँ पर से एग्जिट ग्रेडियंट डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली कोर्स ग्रेन सॉइल प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म कोर्स ग्रेन सॉइल प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, आया समझ में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर मीडिया, प्रोटेक्टेड फिल्टर मीडिया बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फिल्टर मीडिया बोलते हैं, आया समझ में। तो ये हम लोग कहाँ पर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ में आया ना। यहाँ पर जो इरोजन हो रहा है सॉइल का, उसको रोकने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक अपने को रिलेशन याद रखना पड़ेगा, उसको याद रख लेना, पहले भी इतना बना लो, लिखना, समझ में आया ना। वहां पर हम लोग क्या प्रोवाइड किए हैं, ग्रेवल, ग्रेवल प्रोवाइड किए हैं, ग्रेवल, यूनिफॉर्मली ग्रेवल प्रोवाइड किए हैं, और उसी को हम लोग फिल्टर मीडिया बोल रहे हैं, ठीक है। लिखना तो लिख लो, फिल्टर आर नीडेड टू बी ग्रेवल, फिल्टर आर नीडेड टू बी ग्रेवल ऑफ यूनिफॉर्मली प्रोटेक्टेड मीडियम या फिर मीडिया, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर प्रोवाइड किया गया है, यूनिफॉर्मली प्रोटेक्टेड मीडिया, और कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, एकदम इजी चीज है। यहाँ पर से क्या हो रहा है, पानी इधर से इधर जा रहा है, इधर जाता है, तो यहाँ पर इरोजन डेवलप होगा, यहाँ पर का जो बेस है वहाँ पर, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर देखे होंगे कभी डैम में जाके, यहाँ पर हम लोग कोर्स ग्रेड यूनिफॉर्मली कोर्स ग्रेडेड सॉइल प्रोवाइड करते हैं, ताकि जिससे क्या हो जाए, इरोजन से बच सकें, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है, ऐसे प्रोवाइड करने से, अब ये एक प्रकार से पूरा सॉइल ही है, पूरा सॉइल है ना, पूरा सॉइल मतलब यहाँ पर वाइट ज्यादा होते हैं, तो इससे क्या होता है, जब डायरेक्ट पानी गिरता है तो पानी अंदर चल देता है, ठीक है ना, पानी अंदर चल देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कई पानी अंदर चल देता है, और उसके बाद फिर इधर आपका फ्लो होता है। नहीं समझ में आया, ये कोर्स है ना, कोर्स पार्टिकल है, कोर्स पार्टिकल का क्या होता है, पोरस सॉइल है, पोरस सॉइल, पोरस सॉइल मतलब कि वाइट जाता है, जिससे पानी क्या हो जाएगा आपका, परमिएबल, परमिएबिलिटी से क्या हो जाएगा आपका, वाइट के थ्रू पानी फ्लो होने लग जाएगा, जिससे वो क्या करेगा, इरोजन से बच जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं है। एग्जिट ग्रेडियंट से रिलेट मत करना इसको, एग्जिट ग्रेडियंट अलग चीज है, यहाँ पर मैं फिल्टर मीडिया बता रहा हूँ, और ये क्यों बता रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया लिखना, टू अवॉइड द लॉस ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रोटेक्टिव मीडियम, तो यहाँ पर के पार्टिकल को लॉस होने से बचाने के लिए, ठीक है, क्राइटेरिया लिखना, टू अवॉइड द लॉस लॉस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोटेक्टिव मीडियम से जो पार्टिकल है उसको लॉस होने से बचाने के लिए पहला पहला हो जाएगा फिल्टर क्राइटेरिया, ठीक है, या फिर फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत क्या होता है आपका, D15 फिल्टर डिवाइडेड बाई D85 प्रोटेक्टिव सॉइल,
प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 5। अब ये क्या है, D15 फिल्टर मतलब फिल्टर में जो सॉइल है, फिल्टर मीडिया में जो सॉइल है वो हो गया। D15 का मतलब नहीं बताया गया, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D15 मतलब 15% पार्टिकल पासिंग थ्रू द दिस साइड, मतलब कि 15% पार्टिकल पास होगा और बाकी क्या होगा, रिटेन कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अभी इतना बस समझ लेना। D15 फिल्टर, फिल्टर मतलब कि जो फिल्टर मीडिया में जो सॉइल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जो पार्टिकल प्रोवाइड किया गया। और प्रोटेक्टिव सॉइल मतलब क्या हो गया आपका, प्रोटेक्टिव सॉइल मतलब इसके बेस में, ठीक है, ऊपर में तो कोर पार्टिकल और नीचे जो बेस प्रोवाइड किया गया है, नीचे का जो बेस में जो सॉइल प्रोवाइड किया गया है वो D85 होना चाहिए। तो D15 फिल्टर डिवाइडेड बाय D85 फिल्टर का जो रेशियो है वो लेस देन 5 होना चाहिए। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि D15 फिल्टर इज लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ, ये उधर चल देगा तो 5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, D85 प्रोटेक्टिव सॉइल। आया समझ में? तो ये कौन सा क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे वैसे सेम हो जाएगा आपका D15 फिल्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, D15 प्रोटेक्टिव सॉइल, D15 प्रोटेक्टिव सॉइल या फिर बेस सॉइल भी बोल सकते हैं उसको। प्रोटेक्टिव सॉइल जो हो जाएगा लेस देन 20 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 20 होना चाहिए। फिल्टर क्राइटेरिया में पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या फॉलो करना चाहिए, इसी के अंतर्गत में तीसरा कंडीशन लिख रहा हूँ। तीसरा कंडीशन हो जाएगा D15 फिल्टर डिवाइडेड बाय D15 प्रोटेक्टिव सॉइल। देखो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो इसको याद कर लेना। देखो इसमें सिर्फ ये कंडीशन है, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये कंडीशन है जिसको फॉलो करना चाहिए। फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत में दो कंडीशन, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है ये। यहाँ पर हम लोग फिल्टर मीडिया प्रोवाइड किए हैं और उसका फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया देख रहे हैं। पहला कंडीशन हो जाएगा D15 फिल्टर डिवाइडेड बाय D85 प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 5, और उसके बाद फिर 20 से लेस देन होना चाहिए जब D15, और ये क्या हो गया आपका D15 प्रोटेक्टिव सॉइल है। यहाँ पर भी वही लिख दिया क्या मैं, पहले में था D15 बाई D85, उसके बाद लिखा D15 फिल्टर डिवाइडेड बाई, दोनों पैसे सेम लिख दिया यार। यहाँ पर हो जाएगा आपका D50 होगा ना, फिर D50 होगा। एक मिनट रुक जाना, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो D50 फिल्टर डिवाइडेड बाय D50 प्रोटेक्टिव सॉइल कितना हो जाएगा, शुड बी लेस देन 25 हो जाएगा। ठीक, D15 फिल्टर D15 प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 20, और ये D50 फिल्टर डिवाइडेड बाय D50 प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना टू गिव द एडिक्वेट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है, टू गिव द एडिक्वेट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया हम लोग लेके चलते हैं एडिक्वेट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए, D15 ये क्या था, फिल्टर था, तो फिल्टर का उल्टा प्रोटेक्टिव सॉइल हो जाएगा। D15 प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ, या फिर इधर डिवाइड में भी लिख सकते हो इसको, ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ D85 फिल्टर्ड सॉइल। ठीक है, फिल्टर, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसको याद कर लेना। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं बैठता, सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। टू गिव द एडिक्वेट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, उसके लिए आपका ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। और इससे पहले हम लोग देखिए फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, उसके लिए वो 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। उससे भी पहले हम लोग क्या देख लिए कि एग्जिट ग्रेडियंट देखिए, एग्जिट ग्रेडियंट देख लिए, वो समझ में आ गया। एग्जिट ग्रेडियंट के बाद फिर क्या देखें हम लोग, फिल्टर मीडिया देखिए। फिल्टर मीडिया यहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, डाउन स्ट्रीम साइड में। क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो जो डाउन अप स्ट्रीम से जो पानी आ रहा है उसके इरोजन से बचने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं फिल्टर मीडिया में, तो कोर्स पार्टिकल प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, पानी जो है वो अटैक ना करे, नीचे चल दे पानी, और बाकी जो बचा पानी जो है वो क्या हो जाए, ओवरफ्लो कर जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रन ऑफ बोलते हैं, रन ऑफ कर जाए। ठीक है, उसके बाद फिर अगला टॉपिक ये हो गया आपका खत्म, सीपेज एनालिसिस। आगे हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं स्ट्रेस इन द सॉइल, स्ट्रेस इन, या फिर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। इसके अंतर्गत हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, 2 लोगों ने हमें जानकारी दी है। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहला जो है बॉजनेक, और दूसरा जो आता है वेस्टरगार्ड। वेस्टरगार्ड, तो ये 2 लोग थे जिन्होंने हमको बताया कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है सॉइल में। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लेना बॉजनेक थ्योरम। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लेना बॉजनेक थ्योरम। तो इनके हिसाब से इन्होंने सबसे पहले तो बोला कि ठीक है मैं तो बता तो दूंगा, लेकिन मेरे अजम्पशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो इनके अजम्पशन को हम लोग याद रखेंगे कि बॉजनेक थ्योरम ने दिया अपने थ्योरम को, तो उसके लिए क्या क्या अजम्पशन दिया। तो सबसे पहले सॉइल होमोजीनस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक मीडियम होना चाहिए, आइसोट्रोपिक, होमोजीनस, इलास्टिक, इलास्टिक मीडियम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए, सेमी
इनफाइनाइट मीडियम होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में, क्या समझ में आया? नहीं आया होगा कई लोगों को। देखो सेमी इनफाइनाइट मीडियम मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने पास सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, तो ये जो सॉइल है ना, ये ऊपर में भी इनफाइनाइट हो, नीचे में भी इनफाइनाइट हो, तो उसको इनफाइनाइट मीडियम बोलते हैं। तो ये सॉइल का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मीडियम। लेकिन अगर सॉइल कैसा हो, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, नीचे में इनफाइनाइट है लेकिन ऊपर में आपका एक निश्चित अपने को जो जहां तक वो लिमिटेड है वो अपने को पता है, ठीक है, कि यहाँ तक है सॉइल, तो एक तरफ इनफाइनाइट है तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी इनफाइनाइट। अगर अपन ऐसा मीडियम मान के चलेंगे कि सॉइल ऊपर में भी इनफाइनाइट है, नीचे में भी इनफाइनाइट है, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे जिससे हम लोग ऊपर भी इनफाइनाइट मानेंगे, नीचे भी इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट मीडियम कहलाएगा। आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, आइसोट्रोपिक मतलब वैसे ये सब ना उसमें पढ़ते हैं हम लोग सो में, लेकिन बता देता हूँ चलो। तो यहाँ पर से कोई सा भी मीडियम, आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब क्या हो जाएगा कि सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी एक पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, E1 प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उस पॉइंट वो किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक सॉइल है, इस सॉइल में ये पॉइंट देख रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट में वो हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो आइसोट्रोपिक मीडियम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सॉइल में मैं दूसरे पॉइंट में जाऊंगा तो वो दूसरा प्रॉपर्टी शो करेगा, E1 नहीं करेगा। मान लेते हैं E2 कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है E2, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। E2 कर रहा है तो E2 ही करेगा, ठीक है। वैसे अगर अगले पॉइंट में जाएंगे, अगर E3 कर रहा है तो E3 ही करेगा, तो उसको आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं, ठीक है। आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ द सॉइल हो जाएगा वो। उसके बाद फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक क्या बताऊं मैं, इलास्टिक वैसे होता नहीं है सॉइल, लेकिन वो मान के चल रहा है इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक मतलब समझ रहे हो ना, इलास्टिक मतलब ये होता है कि जब उसमें मैं कोई भी लोड लगाऊं, ठीक है, सॉइल में अगर मैं किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल लोड लगाऊं और फिर उस लोड को छोड़ दूं, तो वो सॉइल क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ में वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपने स्ट्रेंथ को रीगेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 100% गेन कर पाए। अगर 100% गेन कर पाए तो उसको इलास्टिक सॉइल बोलेंगे, ठीक। अब होमोजीनियस मतलब ये होता है, होमोजीनियस मतलब अब बता देता हूँ, ये आइसोट्रोपिक था, अब ये होमोजीनियस है। इसमें क्या होता है, ये सॉइल है मेरे पास, कोई भी सॉइल है, सिंपल है, इसमें किसी भी पॉइंट में, कोई सा भी पॉइंट ले लूं, कोई सा भी पॉइंट, अगर सेम डायरेक्शन की बात करूं, सेम डायरेक्शन की बात करूं, तो वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। E1 कर रहा है तो E1 ही करेगा, और अगर इस डायरेक्शन की बात करूं, अगर E2 प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में भी E2 करेगा, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट हो, ठीक है। तो वो होमोजीनियस नेचर कहला जाएगा। तो ये सब assumption है उसका कि सॉइल उसका होमोजीनियस होगा, आइसोट्रोपिक होगा, इलास्टिक होगा, सेमी इनफाइनाइट होगा, और बस एक नहीं, इतना ही और assumption है, लेकिन इतना assumption याद रख लो काफी है, ठीक है। ये हो गया, वैसे इतना डीप में बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दिया, ठीक है। एजम्पशन हो गया बोजनेस थ्योरम का। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से मान लेते हैं ये आपका लोड लग रहा है, ये सॉइल है, सॉइल में आपका क्यू लोड लग रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो सॉइल का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपका लोड लग रहा है उसके नीचे में जो स्ट्रेस लगेगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इस तरफ जाते जाएंगे, मतलब इस तरफ और इस तरफ जाते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कम होते जाएगा, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कम होते जाएगा। इधर आपका जो पॉइंट लोड है उसके जस्ट नीचे में आपका स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होता है, और वो कितना डेवलप होता है बता रहा है, स्ट्रेस एट जेड डेप्थ। मान लेते हैं ये डेप्थ क्या है, जेड है, ये डेप्थ जेड नहीं है, मतलब जितने भी डेप्थ में अपने को स्ट्रेस निकालना है वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, के बी इंटू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। ये क्या हुआ, के बी को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉजनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है, इसको बता रहा हूँ अभी, वॉजनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर बोलते हैं, इन्फ्लुएंस फैक्टर बोलते हैं। और क्यू जो लोड अप्लाई हो रहा है वो क्यू हो गया, और जेड क्या हो गया, जितने डेप्थ में अपने को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वो डेप्थ हो गया, ठीक है। 10 मीटर में कैलकुलेट करना है तो 10 मीटर पुट करोगे, ठीक है। तो ऐसा करके आपको जितने भी डेप्थ में स्ट्रेस कैलकुलेट करना है सॉइल के किसी भी पॉइंट में, वो आप इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल लेंगे। और ये फॉर्मूला किसने दिया है, वॉजनेस ने दिया है। अब समझते हैं यहाँ पर केबी क्या है। तो केबी की वैल्यू डायरेक्टली आपको याद रखना है कि केबी इज द वॉजनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर, एंड वॉजनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर दैट इज 3/2 पाई 1/1 प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर, एंड क्या हो जाएगा, इस पूरे के पावर में, इस पूरे के पावर में 5/2। तो ये जो है वॉजनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर है, इसको डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, वॉजनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्यू बाई जेड स्क्वायर करोगे तो ये आपका स्ट्रेस निकल के आ जाएगा जितने भी डेप्थ में, और ये आपको याद रखना है, वॉजनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर इतना होता है 3/2 पाई 1/1 प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब वॉजनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर में आगे बढ़ते हैं, सॉरी वॉजनेस थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हो जाएगा, इसमें क्या पढ़ेंगे अगला, स्ट्रेस आइसोबार, स्ट्रेस आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस आइसोबार, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार डायग्राम भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर बल्ब, प्रेशर बल्ब। अब ये क्या होता है, स्ट्रेस आइसोबार, जैसे कि अपने पास ये अपने पास सॉइल है, इस सॉइल का अपने को इस पॉइंट में क्या लग रहा है, क्यू लोड लग रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो होगा इस पॉइंट में वो क्या होगा, स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, ठीक। देखो स्ट्रेस आइसोबार
कंटूर अपन जानते हैं, कंटूर इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट हैविंग सेम एलिवेशन करके हम लोग सर्विंग में पढ़े थे। मतलब कि कंटूर वो कर्व होता है या फिर वो लाइन होता है जिसमें हर एक पॉइंट में क्या दिखाता है, वो अपने को सेम एलिवेशन दिखाता है, ठीक है। वैसे ही स्ट्रेस आइसोबार या फिर प्रेशर बल्ब एक ऐसा कर्व होता है या फिर एक ऐसा कंटूर लाइन होता है, एक ऐसा कर्व होता है या फिर एक ऐसा कंटूर लाइन होता है जिसके हर एक पॉइंट में अपने को क्या दिखाएगा, सेम वर्टिकल प्रेशर दिखाएगा, जो कि अपने को क्या दिखाएगा, सेम वर्टिकल प्रेशर दिखाएगा। ये सब इसी पॉइंट से होके जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट में सबका स्ट्रेस सेम होगा, लेकिन यहां पर से जाएंगे अपन, ये जो कर्व बन के आ रहा है या फिर ये जो आपका कंटूर लाइन बन के आ रहा है, तो इधर मान लेते हैं अगर 0.1 क्यू प्रेशर डेवलप हो रहा है तो इधर हो जाएगा 0.2 क्यू प्रेशर डेवलप, इधर मान लेते हैं 0.5 क्यू और ये मान लेते हैं 0.75 क्यू, ठीक है ना। ये क्यू ये है, इधर क्या होते जा रहा है, आपका प्रेशर कम होते जा रहा है, लेकिन ये जो लाइन शो कर रहा है, इस लाइन के हर एक पॉइंट में ये कितना वर्टिकल प्रेशर शो कर रहा है, 0.75 क्यू का वर्टिकल प्रेशर शो कर रहा है। ये सब क्या मान लिया हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, ये वर्टिकल प्रेशर है, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल प्रेशर है। तो क्या बोला मैं, स्ट्रेस आइसोबार इज अ कर्व और अ कंटूर लाइन which contour line joining the point having same vertical pressure, ठीक है। तो इट इज द कर्व और द कंटूर लाइन जिसको अपन क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट हैविंग द सेम वर्टिकल प्रेशर। तो इसके हर एक पॉइंट पे अपने को सेम वर्टिकल प्रेशर दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस आइसोबार, इसके बारे में पूछ लिया। तो इसमें हर एक पॉइंट में क्या चीज सेम होता है ये पूछता है, तो वर्टिकल प्रेशर क्या होता है, सेम डेवलप होता है। स्ट्रेस आइसोबार समझ में आ चुका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को प्रेशर बल्ब भी बोलते हैं और इसी को आइसोबार डायग्राम भी बोल रहे थे। इसी थ्योरम में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अकॉर्डिंग टू कॉर्डिनेट थ्योरम अपने को कैसे दिखेगा, तो ये दिखेगा। क्या समझ में आया, वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मान लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर आपका कोई लोड क्यू लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट में लोड क्यू लग रहा है, तो इसी पॉइंट में अपने को सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, वर्टिकल प्रेशर देखने को मिलेगा। और इस डायरेक्शन में हम लोग जाते जाएंगे, इससे दूर जाते जाएंगे तो वर्टिकल प्रेशर भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अपने को याद क्या रखना है वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में, सिर्फ ये याद रखना है, अंडर पॉइंट लोड कितना लोड डेवलप होता है उसको याद रखना है। ये जो होता है 0.4775 क्यू बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो आप लोग इसको डायरेक्टली भी रख सकते हैं या फिर केवी की वैल्यू आप लोग पहले निकालोगे, ठीक है, तो वो सब निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज यहां पर आप लोग डायरेक्ट भी रख सकते हो, ठीक। क्या था केवी की वैल्यू, केवी का वैल्यू क्या था आपका 3/2 बाई 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर, आर बाई जेड का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 5/2। आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस केस में आर मतलब इधर इधर जाते जा रहे हैं ना, तो वो आर की वैल्यू है, जितने पॉइंट में अपन यहाँ पर जितने दूरी पर है, यहाँ पर से कितने दूरी पर है, 0 के दूरी पर है, मतलब ये 0 हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो ये 1/1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3/2 पाई, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया और कुछ नहीं, ठीक। चाहे वो कितना भी लोड हो, कुछ भी हो, हमेशा यही आएगा 0.4775 क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और फिर क्यू और जेड की वैल्यू जितना डेप्थ है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, अंडर पॉइंट लोड में 2 पॉइंट याद हो गया आपको, अंडर पॉइंट लोड वर्टिकल प्रेशर सबसे ज्यादा डेवलप होगा, और कितना डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, बस खत्म। आगे देखते हैं वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन, ये क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था। अब देखते हैं वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में या फिर वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, इसको भी आप लोग डायरेक्टली याद रखना। होता क्या है कि वर्टिकल लाइन या फिर वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाता है, पहले स्ट्रेस अपने मैक्सिमम वैल्यू तक आते तक बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर और डेप्थ बढ़ाते जाओगे तो वो बढ़ने के बजाय घटने लग जाता है। तो ऐसा डायग्राम आपको बनेगा, तो डायग्राम अगर याद रहेगा तो आपको बन जाएगा। तो कुल मिला के वर्टिकल प्रेशर कहाँ पर डेवलप हो रहा है, अपने एक्सट्रीम डेप्थ में मैक्सिमम डेवलप हो रहा है, और उसके बाद फिर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं। आ रहा है समझ में। तो इसमें ये वाला डायग्राम जल्दी से बना लेना। फर्स्ट इंक्रीजेस विथ डेप्थ, ठीक है, लिखना इसमें ये क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस वर्टिकल प्रेशर in vertical plane first increases with depth up to its maximum depth, ठीक है, लिखना, लिख लो, first increases with depth reaches up to its maximum value at a particular depth। अब मेरे को लिखाते नहीं बन रहा है तो बोल रहा हूँ, उसको लिख लो। क्या बोला मैं कि फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू इट्स मैक्सिमम डेप्थ और उसके बाद फिर स्टार्ट डिक्रीजिंग, बस यही है, ठीक है। तो समझो भावनाओं और लिख लो।
vertical pressure distribution according to Bosniak in vertical, इधर लिख रहा हूँ, in vertical plane, उसके बाद लिखना first increases up to its maximum depth and then start decreasing ठीक, और कुछ नहीं। थोड़ा उल्टा लिख दिया यार, फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू इट्स मैक्सिमम डेप्थ मत लिखना, मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग जब हम लोग डेप्थ को और बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग इफ वी एक्सीडिंग डेप्थ बियॉन्ड दिस वैल्यू, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो डायग्राम बस समझ लेना, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक लगा लोगे, ठीक। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही आप लोगों को बनाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को नंबर दिलाना चाह रहा हूँ और इससे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। यही पूछता है कि वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन द वर्टिकल प्लेन कैसा होता है, तो वो डायग्राम आपको याद रहेगा। तो पहले इंक्रीज होगा अप टू मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, बॉसनेस थ्योरम में वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और कुछ बचा क्या, बॉसनेस में इतना ही है, ठीक है। वेस्टरगार्ड स्टार्ट करते हैं, आप वेस्टरगार्ड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। वेस्टरगार्ड थ्योरम, तो वेस्टरगार्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या है, सबसे पहले तो इसका भी एजम्पशन याद रखना, सबसे पहले इसका एजम्पशन ही क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एजम्पशन क्या है इसका, उसका क्या था, होमोजीनस था, तो इसका भी है होमोजीनस सॉइल होना चाहिए। उसके अलावा क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक की जगह हमें याद रखना एन आइसोट्रॉपिक या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक बोल सकता हूँ। मीडियम क्या होगा, नॉन आइसोट्रॉपिक होगा, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा, आइसोट्रॉपिक सॉइल होगा, किसमें, उसमें, और इसमें नॉन आइसोट्रॉपिक होगा या फिर एन आइसोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। और क्या था, उधर इलास्टिक था तो इधर इन इलास्टिक हो जाएगा, ये दो अंतर है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक। और मीडियम क्या रहेगा, सेमी इनफाइनाइट ही रहेगा, उधर भी सेमी इनफाइनाइट था। तो ये चीज याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उधर आपका आइसोट्रॉपिक था, इधर एन आइसोट्रॉपिक हो जाएगा या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक शो करेगा, नॉन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही रहेगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे देखे थे इसमें भी वैसे ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और अंडर पॉइंट लोड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आपका ये, उधर हम क्या निकाल रहे थे, स्ट्रेस एट डेप्थ जेड, स्ट्रेस एट डेप्थ जेड के डब्ल्यू इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, उधर के भी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू जो है वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर हो जाएगा, इन्फ्लुएंस फैक्टर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डब्ल्यू की वैल्यू याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत, 1/1 प्लस आर बाई 2 इंटू आर बाई जेड का होल स्क्वायर, एंड होल के पावर में कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2 इंटू आर बाई जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तबियत खराब है, थोड़ा कंप्रोमाइज करके चलना, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा आपका 1/1 तो ये क्या हो जाएगा आपका के डब्ल्यू हो गया, ठीक है, के डब्ल्यू हो गया। क्या ये बॉसनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखना, जो पीछे वाला बॉसनेस देखे थे, अभी पढ़ रहे वेस्टरगार्ड, तो वेस्टरगार्ड जो रहता है, वेस्टरगार्ड ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, नोट करके लिख लेना, वेस्टरगार्ड गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन बॉसनेस। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वेस्टरगार्ड को प्रेफर नहीं करते, प्रेफर किसको करते हैं, बॉसनेस को करते हैं। उसका रीजन क्या है देखेंगे आगे, पहले तो ये लिख लो कि नोट में इट गिव्स द मोर एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है ना, इट गिव्स द मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन द बॉसनेस थ्योरम। इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेसी के निकट होती है। एंड आगे देखते हैं आप वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इसमें भी क्या देखेंगे, वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका भी ऐसे बनेगा। अच्छा, दोनों का एक साथ बना लेते हैं। बॉसनेस का ऐसा बन रहा था आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, बॉसनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। लेकिन अब ये वेस्टरगार्ड का देख रहे हैं, तो वेस्टरगार्ड का कैसे बनेगा आपका, वेस्टरगार्ड का ऐसा कुछ बनता है,
ये वेस्टरगार्ड का हो गया, ये वाला वेस्टरगार्ड थ्योरम का हो गया, WT मतलब वेस्टरगार्ड थ्योरम। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ना, ये और ये, यहाँ पर तो जीरो है आर की वैल्यू, यहाँ पर से लोड लग रहा होगा क्यू, ऊपर में आपका ये सॉइल है, यहाँ पर आपका क्यू लोड लग रहा होगा, तो इस पॉइंट से इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये तो जीरो हो गया। ये जो पॉइंट अपने को मिल रहा है 1.52 पे मिलता है, 1.52 पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1.52 है। आर मतलब क्या है, जहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है उससे हम लोग इस दूरी और इस दूरी पे जाते जा रहे हैं, तो वो वैल्यू दिखा रहा है, वो डिस्टेंस दिखा रहे हैं आर, ठीक है। तो ये इस रीजन में मतलब जीरो से लेके, यहाँ पर जीरो है, जीरो से लेके 1.52 वाले रीजन में ज्यादा एक्यूरेसी या फिर ज्यादा कंसंट्रेटेड रिजल्ट कौन देता है, बोसनेस थ्योरम। मैं क्या बोला था, अभी नोट करके लिखाया था कि वेस्टरगार्ड थ्योरी जो रहता है मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू बोसनेस, लेकिन इस रीजन में, इस छोटे से रीजन में, जीरो से लेके 1.52 वाले रीजन में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन देता है, बोसनेस थ्योरम देता है। कौन देता है, बोसनेस थ्योरम ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है इस रीजन में। और अपने को जो कैलकुलेशन जो होता है, अधिकतर कैलकुलेशन सिर्फ इसी रीजन में होता है, ठीक है, सिर्फ इसी रीजन में होता है, इसीलिए हम लोग प्रीफर किसको करते हैं, बोसनेस थ्योरम को करते हैं, ना कि वेस्टरगार्ड को करते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो बोसनेस थ्योरम ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, इस तरफ जाएंगे हम लोग इस पॉइंट से, तो ज्यादा एक्यूरेसी किसमें देखने को मिलेगा, वेस्टरगार्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो अपना कंसंट्रेशन ऑफ वर्क जो रहता है हमारा सिर्फ इस रीजन पे होता है, इसीलिए हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, बोसनेस थ्योरम इज प्रीफर्ड ओवर। तो आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया, सिर्फ वो यही पूछता है कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट या फिर कौन सा थ्योरम हम लोग प्रीफर करते हैं वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए। वर्टिकल स्ट्रेस ही तो निकाल रहे हैं, तो स्ट्रेस इन सॉइल निकालने के लिए या फिर वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम दोनों में से प्रीफर करते हैं, तो बोसनेस थ्योरम को प्रीफर करते हैं। इसको नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लो। टू डिटरमाइन स्ट्रेस इन सॉइल, बोसनेस थ्योरम इज प्रीफर्ड ओवर वेस्टरगार्ड थ्योरम, ठीक है। इसको लिख लो नोट करके, ठीक है। अब वेस्टरगार्ड थ्योरम में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए देखें, ये क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए था ना। वेस्टरगार्ड में और डिफरेंट शेप के एरिया के लिए भी फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उसको मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ सर्कुलर एरिया के लिए बता रहा हूँ। मैं क्या बोला, वेस्टरगार्ड थ्योरम में वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट शेप के लिए फॉर्मूलाज हैं। तो वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर एरिया या फिर फॉर सर्कुलर एरिया, वैसे ही आपका ट्रायंगुलर एरिया के लिए है, वैसे ही अलग अलग डिफरेंट शेप के लिए वेस्टरगार्ड ने दिया है थ्योरम। मैं सिर्फ सर्कुलर एरिया को बता देता हूँ यार, ये मान लेते हैं आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर एरिया है, यहाँ पर अपने को निकालना है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा टाइप का होगा, जो कि अपने कोई काम का नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हो जाएगा आपका इसके हिसाब से, स्ट्रेस एट जेड डेप्थ सर्कुलर एरिया के लिए 1 माइनस 1/1 प्लस r/z का स्क्वायर होल का हो जाएगा आपका 3/2 और मल्टीप्लाई बाई में क्या हो जाएगा, q/z का स्क्वायर, ठीक। ये आपका क्या हो गया, इन्फ्लुएंस फैक्टर हो गया। इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू सर्कुलर एरिया के लिए यही होती है, इसको याद कर लो। वैसे बहुत सारा है तो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं, तो सीधा इसको याद रख लेना, 1 माइनस 1/1 प्लस r/z का स्क्वायर, पावर में दिख रहा है 3/2 और मल्टीप्लाई बाई में q/z स्क्वायर। वर्टिकल प्रेशर अंडर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया, वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया, या तो सिर्फ सर्कुलर एरिया भी लिख सकते हो या फिर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए आपका यही होगा फॉर्मूला, ठीक है। यूनिफॉर्मली लोडेड मतलब जहाँ पे हो और कुछ नहीं है। तो वेस्टरगार्ड थ्योरम को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल में आपका आगे बन जाएगा। देखो अभी तक जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अपन निकाल रहे थे, स्ट्रेस निकाल रहे थे सॉइल के लिए, हम लोग देखिए अभी वेस्टरगार्ड जो निकाल रहे हैं अलग अलग शेप के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं, तो इसमें अपने को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कितना सारा चीज आप लोग समझ के चलोगे, कितना सारा चीज याद करके चलोगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है क्या जिससे हम लोग किसी भी शेप, ठीक है ना, किसी भी शेप का क्या निकाल सके, स्ट्रेस निकाल सके, ठीक है। तो है ऐसा एक फॉर्मूला है या फिर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। तो इस मेथड को जो दिया है बेसिकली बोसनेस ने ही दिया है, यानी कि उसी के फंक्शन पे काम करता है, उसने दिया नहीं है, उसी के फंक्शन पे काम करता है, उसी का थोड़ा सा क्या हो गया आपका बोसनेस का ही मॉडिफिकेशन रूप हो गया मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमार्क दिया है इसको, ठीक है, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट, जाहिर सी बात है न्यूमार्क दिया है, इसमें इसका कुछ एजम्पशन होगा, इसका भी आप, इसका एजम्पशन क्या हो जाता है आपका, वही फिर से होमोजीनस आइसोट्रोपिक, जो बोसनेस का एजम्पशन है वही इसका भी एजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि मैं बोला बोसनेस का ये टापा है लेकिन कुछ मॉडिफाइड कर दिया है तो ये हीरो बन गया है ना। तो होमोजीनस हो गया, होमोजीनस आइसोट्रोपिक, और क्या क्या था, इलास्टिक मीडियम, और उसके अलावा सेमी इनफाइनाइट, यही था ना बोसनेस में, सेमी इनफाइनाइट, ये हो गया जंक्शन। अगला पॉइंट लिखना, ये किसके लिए एप्लीकेबल, इररेगुलर शेप, चाहे मेरे को कोई सा भी शेप दे दो, ये क्या बोलता है, मैं स्ट्रेस निकाल के बता दूंगा, मैं वर्टिकल स्ट्रेस निकाल के बता दूंगा, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर द इररेगुलर शेप, ठीक है ना। क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन वर्टिकल
वर्टिकल प्रेशर डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले तो यही चीज याद रखना, कई लोगों को ये नहीं पता रहेगा जो मार्क इन्फ्लुएंस दैट मैटर है किसके लिए। तो वर्टिकल प्रेशर इन सॉइल निकालने के लिए है, और किसके लिए, तो कोई सा भी शेप के लिए, किसी भी शेप के लिए वर्टिकल प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं सॉइल में। अब कैसे निकालते हैं, अब उसको समझते हैं। सबसे पहले याद रखना, इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिलेगा, और नंबर ऑफ रेडियल लाइंस देखने को मिलेगा, रेडियल लाइंस देखने को मिलेगा, और जिसके हेल्प से हम लोग वर्टिकल प्रेशर निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल जनरली न्यूमार्क सजेस्ट करता है कितना, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल 10 और नंबर ऑफ रेडियल लाइन 20 होने चाहिए बोलता है। ठीक है, एक न्यूमार्क स्टैंडर्ड चार्ट है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, और उस स्टैंडर्ड चार्ट में ही आप लोग क्या बनाएंगे, उसी की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, चार्ट मतलब कुछ ग्राफ टाइप का होगा ना, चार्ट की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस। उसको अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे, अभी इतना याद कर लो। ठीक, एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। ये जो मेथड है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहता, ये जो मेथड है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। अब स्ट्रेटिफाइड सॉइल भी बता चुका हूं मैं, स्पेलिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब ऐसा सॉइल जिसमें लेयर बाय लेयर होते हैं, ऐसा सॉइल जिसमें लेयर पाए जाते हैं, बहुत सारे लेयर से बना है, ऐसा सॉइल को स्ट्रेटिफाइड सॉइल बोलते हैं। तो ऐसे सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखते हैं कंसेप्ट इसका। तो ये क्या बोला है कि 10 ठोक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब 10 ठोक तो नहीं बनाऊंगा मैं, जितना मैं आपको समझ में आ जाए उतना मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 10 ठोक में मेरा बोर्ड पार कर लेगा। ये हो गया, एक और बना लेता हूँ। चलो, ये हो गया आपके इतने सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, और 20 ठोक क्या हो जाएंगे, रेडियल लाइन। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यहाँ पर से रेडियल लाइन, ये एक रेडियल लाइन, दो रेडियल लाइन, ऐसा करके बहुत सारे क्या हो जाएंगे, रेडियल लाइन हो जाएंगे। 20 ठोक आगे समझ में। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो एरिया मिल रहे हैं, ये जो एरिया मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे एरिया मिल रहे हैं, इधर छोटे एरिया है और इधर बड़े एरिया होते जा रहे हैं। दिख रहा होगा ना, सर्कल के सेंटर में क्या है, छोटा एरिया, फिर इधर जाते जा रहे हैं तो हमको पेरीमीटर दूर होते जा रहा है तो बड़ा एरिया मिलते जा रहा है। तो इसी को हम लोग एरिया यूनिट बोलते हैं, एरिया यूनिट बोलते हैं। ये एक एरिया यूनिट है, ये दो एरिया यूनिट, ये तीन, ऐसी करके अगर आपको पूछ दिया कितने एरिया यूनिट मिलेंगे तो हमको पता है। अच्छा, एक चीज, नंबर ऑफ क्या था आपका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, और नंबर ऑफ क्या था, रेडियल लाइन, इसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एरिया यूनिट, तो क्या बता दोगे, नंबर ऑफ एरिया यूनिट एम इंटू एन, यही होगा ना। एरिया यूनिट अपने को कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, 200 एरिया यूनिट मिलेगा आपको, मिल जाएगा 200 एरिया यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इतना तो अपने को पता चल गया कि ये चार्ट है, स्टैंडर्ड चार्ट है, इसमें इतने सारे कॉन्सेंट्रिक, इसमें इतने सारे रेडियल लाइन है। अब करना क्या है, आगे कैसे करेंगे। देखो, फील्ड में अपने को मान लेते हैं ये अपने पास ये एरिया, ये ऐसा कुछ भी एरिया है, कोई सा भी शेप है, ये एरिया है। इस एरिया में मेरे को क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, ये लोडेड एरिया है, इस एरिया का मेरे को स्ट्रेस निकालना है कि ये बता दो भाई कि इस एरिया में कितना स्ट्रेस है। तो मैं क्या करूंगा, ये फील्ड में बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, तो इसको मैं ट्रेस करूंगा ट्रेसिंग पेपर में। किसमें, ट्रेसिंग पेपर में। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, आपका ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, ठीक है, जिसके आर पार दिखता है ट्रेसिंग पेपर। तो उस ट्रेसिंग पेपर में मैं क्या करूंगा, पहले इसको प्लॉट कर दूंगा इधर। ठीक है, ये प्लॉट हो गया, मान लो ये जो एरिया है वो यहाँ मैं बना लिया। अब क्या करूंगा मैं, मेरे को ये पूछूंगा कि ठीक है मैं एरिया तो बना लिया, मेरे को वो पॉइंट बताओ जिसमें आपको स्ट्रेस चाहिए। ठीक है, एक साथ मैं सबके लिए नहीं बता पाऊंगा, मेरे को वो कोई सा भी पॉइंट बताओ। अब वो पॉइंट इस अंदर में भी हो सकता है और बाहर में भी हो सकता है। ठीक है, वो बोला चलो ठीक है, मेरे को एक पॉइंट अंदर में ही बता दो। ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे, इस एरिया में, इस पी पॉइंट पे मेरे को स्ट्रेस निकाल के बताओ बोल दिया, वर्टिकल स्ट्रेस। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ट्रेस कर चुका हूं और यहाँ पर पी पॉइंट आ चुका है। तो जहां पर स्ट्रेस निकालना है उस ट्रेसिंग पेपर को उठा के मैं यहाँ रखूंगा। आ रहे समझ में, इस ट्रेसिंग पेपर को उठा के मैं इस पी पॉइंट में रख दिया मान लो। ठीक है, तो ये एरिया भी यहीं पर आ जाएगा। ये मान लो ये एरिया आ गया आपका ऐसा। ठीक है, ये कुछ भी एरिया हो गया, ये एरिया आ गया आपका, समझ में आ रहा होगा। ये एरिया, ये ऐसा करके मैं बना दिया, इलेक्ट्रिकल टाइप का बना दिया। आगे समझ में, अब आगे क्या, अब यहाँ पर पी पॉइंट भी आ गया, सेंटर में आना चाहिए। जहां पर अपने को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वो पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए इस चार्ट के सेंटर में। आगे समझ में, अब इतना हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग गिनेंगे कि ये कितने एरिया को क्या कर रहे हैं, घेर रहा है। तो उस एरिया यूनिट को गिन लूंगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरिया। उसको मैं क्या बोल सकता हूं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरिया। तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरिया मेरे को मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन क्या है आपका, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरिया, जो कि कहां पर है, ये प्रपोज्ड मेरे साइड में है। ठीक है, जो अपने को यहां पर आ चुका है वो मेरे को मिल गया। अब क्या करोगे, मेरे को एरिया यूनिट भी मिल गया, नंबर ऑफ एरिया यूनिट भी मिल गया, मतलब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरिया भी मिल गया। अब मेरे को पता होना चाहिए कि इस पॉइंट में लोड कितना लग रहा है। एक्सटर्नल लोड तो पता कर सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पर क्यू लोड लग रहा है कि कितना लोड लग रहा है। अब क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला होता है आपका क्यू, कैपिटल क्यू लिख देते हैं इधर, जितना लोड लग रहा है आपका, इनटू में एन डिवाइडेड बाई एम इनटू एन। बस इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो और इससे आपको क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेस पता चल जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस।
क्यू आपको पता चल गया एक्सटर्नल लोड, एन क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एरिया और डिवाइडेड बाय में एम इंटू एन। एम इंटू एन को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस वैल्यू बोलते हैं। 1 बाई एम एन को क्या बोलते हैं, ये भी लिख लो, 1 बाई एम एन को इन्फ्लुएंस वैल्यू, इन्फ्लुएंस वैल्यू, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ऐसा भी बन सकता है, इन्फ्लुएंस वैल्यू को आई एफ से अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, आई एफ इंटू क्यू इंटू एन, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है स्ट्रेस निकालने का, वर्टिकल स्ट्रेस निकालने का न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड से, ठीक है। आई एफ इन्फ्लुएंस वैल्यू हो गया, या फिर ऐसे डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं क्यू एन डिवाइडेड बाई एम एन, ये भी सेम मतलब है, इन्फ्लुएंस वैल्यू निकालोगे फिर पुट करोगे, है ना। चलो इससे वर्टिकल स्ट्रेस निकल गया। अब अगला पॉइंट, इतना तो हम लोग पता कर लिए, लेकिन क्या कुछ स्केल होता है क्या कैलकुलेट करने का, तो होता है, उस स्केल को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड में हम लोग स्केल कितना लेते हैं ऐसा पूछेगा, तो स्केल कितना लेते हैं, तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि किस पॉइंट में हम लोग स्ट्रेस निकाल रहे हैं। चलो पी पॉइंट में स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो वो जो पी पॉइंट है उसका डेप्थ अपने को पता चलना चाहिए कि वो पी पॉइंट जो है आपका कोई जरूरी है कि सरफेस में ही प्रेजेंट है, पी पॉइंट कितने डेप्थ में, सॉइल के कितने अंदर में प्रेजेंट है वो अपने को पता होना चाहिए। तो स्केल किसके बराबर होता है, स्केल जो होता है जितने डेप्थ में अपने को कैलकुलेट करना है उसी के बराबर होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास सॉइल है, इस सॉइल के नीचे में 10 मीटर डेप्थ में मेरे को स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, 10 मीटर डेप्थ में स्ट्रेस निकालना है, तो ये 10 मीटर को ही मैं क्या ले लूंगा, अपना स्केल ले लूंगा, इस चीज को याद रखना, 10 मीटर को ही क्या ले लूंगा, अपना स्केल ले लूंगा। तो इसको बोलूंगा कैसे मैं, स्केल ऑफ द प्लॉट या फिर जो लोडेड एरिया है डिपेंड ऑन द डेप्थ विच इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, वो डेप्थ जिसमें अपने को कैलकुलेट करना है वही हमारा स्केल होगा, इस चीज को याद रखना है। इसको अपने वर्ड में लिख लो तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। अगर वही डेप्थ आपका 20 सेंटीमीटर हो जाता तो स्केल हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर लेते, 10 की जगह में अगर 20 मीटर होता, ठीक, लिख लो इसको, स्केल ऑफ द प्लॉट, प्लॉट मतलब ये जो अपने को दिख रहा है ना, ये प्लॉट, ये जो प्लॉट है वो हो गया, उसको बोल दिया मैं प्लॉट, जितने में अपने पास स्ट्रेस लग रहा है सॉइल में, डिपेंड अपॉन द डेप्थ एट विच इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, चलो ठीक है, आज टाइम भी हो गया और वो समझ में आ गया होगा, इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड भी खत्म हो गया है, तो आपकी क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक। और अच्छा एक चीज सुन लो, क्या बोलते हैं, अभी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रहा है कि इतने समय ही वीडियो आ जा रहा है करके, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, लेकिन आने वाले समय में मैं बता दूंगा फिक्स टाइम की इतने समय ही आएगा, अभी जम नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अभी टाइमिंग उतना फिक्स नहीं हो पा रहा है, मेरे को जम नहीं पा रहा है ना। तो मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा, कल के लेक्चर में बता दूंगा कि आपको इतने समय में ही क्या मिलेगा, आपको हर रोज लेक्चर मिलेगा करके, ठीक है। थैंक यू।